नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर आए हुए हैं और ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 99.99% है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, जरूर बोलें। पहला सवाल, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? सवाल क्या है? उदारवाद से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से निकला है। यानी किस भाषा से? लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद। क्या अर्थ होता है? आजाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आजादी। यानी उदारवाद का सीधा सा अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति के लिए आजादी। यानी कोई व्यक्ति अपने लिए आजादी चाहता है, यानी कोई व्यक्ति अपने लिए फ्रीडम चाहता है। कानून के समक्ष सबकी बराबरी, आजादी, और साथ साथ में कानून के समक्ष सबकी बराबरी किस रूप में? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी रूप में, छोटा बड़ा, नीच ऊंच, इन सारे अधिकार के आधार पे जो है कानून के समक्ष में बराबरी। निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। निरंकुश शासन मतलब ऐसा सरकार जिस पर अंकुश ना हो, यानी कोई हटा ना सकता हो, उससे भी आजादी। और साथ साथ में पादरी वर्ग, जो उस समय, जिस समय की बात हो रही है, उस समय उसका विशेषाधिकार था कि जमीन का अधिकार उसे मिलेगा, नौकरी में अधिकार उसे मिलेगा, इसकी समाप्ति। और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व की सरकार की स्थापना। यानी संविधान के बने और संसदीय प्रतिनिधि, जहां सांसद चुन के जाए, यानी जनता सर्वोपरि हो, जनता वोट दे, जनता के द्वारा चुना जाए, इसकी स्थापना हो, उदारवाद की परिभाषा कहलाएगी। अगर ये सवाल आपको 1 नंबर में पूछे तो आप क्या लिखेंगे? व्यक्ति के लिए आजादी। व्यक्ति के लिए आजादी। उदारवाद शब्द का एक भाषा, लैटिन भाषा से प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ लिबरल होता है और इसका अर्थ होता है आजाद। इतना ही लिख के निकलेंगे आप। लेकिन लंबा पूछे, अगर आपको 2 नंबर सवाल पूछे तो आप इसे बेहतर तरीके से सजा के लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना दर्श किसे कहते हैं? जो सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको लगता है कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? कल्पना दर्श किसे कहते हैं? कह रहा है कि ऐसा समाज कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, इसे कल्पनादर्श कहते हैं। यानी एक ऐसा समाज बनाना जो, यानी ऐसा समाज की कल्पना करना जो कंफर्म है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्पनादर्श कहते हैं या यूटोपिया कहते हैं। अगला सवाल है, ओटोमन साम्राज्य से अब क्या तात्पर्य है? ओटोमन साम्राज्य का अर्थात उस्मानी सल्तनत, जिसका 1299 में पश्चिमोत्तर के अल्तोतिया अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। ओटोमन साम्राज्य, जिसको हम लोग उस्मानी सल्तनत कहते हैं, जो 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था, ओटोमन साम्राज्य। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। यानी उस्मान प्रथम, पहले आपको पता होना चाहिए, नाम में सब में प्रथम द्वितीय होता था। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1453 में कस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह एक मुस्लिम साम्राज्य में बदल दिया गया। यानी ओटोमन साम्राज्य पहले मुस्लिम साम्राज्य नहीं था। जब मोहम्मद द्वितीय ने कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, यानी कस्तुनतुनिया में से जीत लिया, तो यह इस साम्राज्य को पूरा तरह मुस्लिम साम्राज्य बना दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में पराजित होने के पर यह विभाजन करके एक मित्र राष्ट्रों का अधिकार कर लिया गया। और जब 1918 में इसका विभाजन, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और यह हार गया, तो मित्र राष्ट्र में जो इसका अधिकार
मतलब मित्र राष्ट्र ने अधिकार कर लिया, मित्र राष्ट्र जो थे वो इस पर कब्जा कर लिए और वो वहां अपने आप को स्थापित कर लिए। अगला सवाल है जुत्सेपे मैत्सनी कौन था? तो जुत्सेपे मैत्सनी जो है इटली का एक महान क्रांतिकारी था। ठीक है। सवाल नंबर 5, राष्ट्रवाद क्या है? ये सवाल देखिए 2024 में पूछा हुआ है। राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता तथा स्वयं का एक समान सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी महसूस करती है, उन्हें राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यानी राष्ट्रवाद क्या है? एक सामूहिक पहचान है। यह किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले जनता एवं स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी महसूस होने का वादा करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पे, भौगोलिक स्थान पर रहे, समान संस्कृति के आधार पे, समान धार्मिक मान्यताओं के आधार पे, तो वो राष्ट्रवाद कहलाएगा और इसे ही राष्ट्रवाद का नाम से जाना जाता है। ठीक। सवाल नंबर 6, कह रहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यह कथन किसने कहा था? यह ऑब्जेक्टिव में हमने बताया भी था। तो जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन मेटरनिख ने कहा था। लेकिन एक सवाल यहां और निकल के आ रहा है, वो कहां का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का था? ऑस्ट्रिया। सवाल नंबर 7, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति का एक महान सेनापति था। सेनापति का मतलब जो सेना का प्रमुख होता है, यानी सेना को लीड करने वाला आदमी। आपको बता दें, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कई ऐसे सेनापति आपको मिले हैं जो बाहर शुरुआत में तो सेनापति रहे हैं, लेकिन वो सेना के प्रमुख तक सेना के प्रमुख भी बने और बाद में वो देश के राष्ट्रपति तक पद तक भी पहुंचे। यानी भले वो इलीगल तरीका हो, लेकिन पहुंचे तो हैं। यह 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक फ्रांस के प्रथम कांसल तथा 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से फ्रांस का सम्राट रहा। यानी हम क्या बताएं अभी, पहले तो ये सेनापति था, तो लेकिन ये 1799 से लेके 1804 तक फ्रांस के कांसल के रूप में, यानी प्रमुख अध्यक्ष के रूप में रहा और फिर 1804 से लेके 6 अप्रैल 1814 तक ये फ्रांस के सम्राट भी बना, फ्रांस का राजा भी बना। पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 तक ये राजा रहा, फ्रांस का सम्राट रहा। यानी नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनापति से राजा के रूप में बना और इसकी कहानी आप पढ़े होंगे। अब अगर आप बेहतर तरीके से नहीं तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन कीजिए, आप कहानी बताएंगे आपको। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जो है जुत्सेपे मैत्सिनी ने 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्जिलिन नामक शहर में एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। ठीक है। तो यंग इटली की स्थापना जो है जुत्सेपे मैत्सिनी कब की थी? 1831 में, और फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में। फ्रांस का एक शहर था जिसका नाम क्या था? मार्सलीज। ठीक है, याद रखिए, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और एक गुप्त संगठन के रूप में, यानी ऐसा संगठन जो किसी को पता ना चले शुरुआत में। सवाल नंबर 9, फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्र बनाई थी? 4 चित्र, जिसमें से उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता, क्या क्या? गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया था। यानी गणतंत्र के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, ज्ञानोदय के बारे में, ज्ञान के बारे में और राष्ट्रीयता के बारे में एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया था, जो बाद में क्रांति के रूप में ले लिया। सवाल नंबर 10, जॉल वेराइन क्या है? कह रहा है कि जॉल वेराइन प्रसाद की पहल पर 1838 में स्थापित की गई एक व्यापारी शुल्क संघ था। यानी
एक व्यापारिक शुल्क संघ, जहां से व्यापार करने के लिए शुल्क लिए जाते हैं, टैक्स लिए जाते हैं, जिसमें लगभग सभी जर्मनी राज्य शामिल हुए, यानी जर्मन के सभी राज्य इसमें शामिल हुए थे। जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता के रूप में बांध देना था। यानी जोलवेराइन का लक्ष्य रखा गया कि जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध दे, कि अगर एक जगह पर टैक्स देगा, एक जगह पर टैक्स का कलेक्शन होगा, तो एक आर्थिक रूप से एक ही जगह के लिए कैलकुलेट होंगे। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी कुछ ऐसे शुल्क अवरोध थे जहां जबरदस्ती शुल्क लिया आता था, जहां इलीगली कुछ की जाती थी, उनको समाप्त करके एक नया शुल्क का प्रावधान किया। यानी जोलवेराइन एक व्यापारी शुल्क संघ था। सवाल नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी। यानी 19वीं शताब्दी में जर्मनी, आपको पता होगा भारत भी इस तरह आजादी के समय जो है 576 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह से जर्मनी 300 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। सभी छोटे छोटे साम्राज्य अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो छोटा सा राजा था वो अपना स्वार्थ देखकर अपना गद्दी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा उस समय। दूसरी ओर जर्मनी की ऑस्ट्रिया का अधीन हो गया था। जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया का अधीन होगा या प्रसा के अधीन होगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। यानी जब जर्मनी एकीकरण हो जाएगा तो वो किसके साथ जाएगा? ऑस्ट्रिया के साथ जाएगा या प्रसा के साथ जाएगा? ये भी एक बड़ी समस्या थी। इस तरह की प्रमुख बाधाएं थी। तो आशा है कि आपको ये 11 क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें जब तक हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।